बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज श्याम गोरी और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं केमिकल प्रोसेस प्रिंसिपल सीपीपी और बुक आपके सामने शो हो रही होगी। तो इसी बुक का चैप्टर नंबर 9 की एग्जांपल नंबर 9.6 और 9.7 को आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं कंप्लीट करवा दूंगा। ये चैप्टर लगभग कंप्लीट होने वाला है, सिर्फ 2 लेक्चर और आएंगे। एक में मैं एग्जांपल 9.8 को सॉल्व करवाऊंगा जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा समझ लेंगे इंपॉर्टेंट एग्जांपल होगी, और उसके बाद इसी के सेल्फ असेसमेंट भी मैं आपके साथ अपलोड करूंगा। तो 2 लेक्चर्स और आएंगे, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। प्रॉब्लम मैं भी आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं करूंगा, पहले मैं सारे चैप्टर की सेल्फ असेसमेंट्स एग्जांपल सॉल्व करवाऊंगा, उसके बाद इनकी प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ूंगा। चले भाई, ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर इस एग्जांपल नंबर 9.6 में तो बहुत सारी बातें लिखी हुई है, तो मैंने ये उतारा ही नहीं, आप इसे बुक से पढ़ लीजिएगा। मैं आपको सिर्फ इसकी मेन पॉइंट, पहली चीज आपको क्या जरूरत होती है, पहली चीज आपको इक्वेशन की जरूरत होती है। तो इक्वेशन मैंने सवाल से उतार ली है, सही है ना। सवाल में गिवन थी, बहुत बड़ी थी, मैंने सिर्फ इतनी लिखी है जितनी मेरे को काम की चीजें थी ना, जो मुझे चाहिए थी सॉल्यूशन करने के लिए, सिर्फ मैंने उतना ही प्रोडक्ट लिखा, बाकी तो बहुत सारा कुछ बन रहा था, मैंने सब काट दिया। क्लियर, ये बात क्लियर हुई, इंशाल्लाह क्लियर हुई। अब सवाल में मांगा क्या है, मांगा है कैलकुलेट द थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ बायोमास। ये हमारे पास क्या है, बायोमास, और ये हमारे पास क्या है, इथेनॉल, और ये हमारे पास क्या है, ग्लूकोज। यहां तक की बात क्लियर है। तो वो बोल रहा है कि कितना बायोमास बनेगा इन ग्राम, ग्राम में बताना कितना बायोमास बनेगा अगर हम लोग पर ग्राम ऑफ ग्लूकोज, का मतलब क्या, 1 ग्राम ग्लूकोज से अगर हम लेते हैं वो हमें कितना बायोमास बनाकर देगा, ये कैलकुलेट करना है। उसके बाद कैलकुलेट द यील्ड ऑफ इथेनॉल इन ग्राम पर ग्राम ऑफ ग्लूकोज। वो कह रहा है अगर हम 1 ग्राम ग्लूकोज लेते हैं तो फिर वो हमें कितना इथेनॉल बना के देगा, ग्राम में बताना है, ग्राम में कितना देगा। ये 2 चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। अब एक बड़ी मजे की बात बताऊं क्या है, सवाल में तो अमाउंट तो दी नहीं कि कितना, तो याद रखिएगा अब आपको, क्योंकि हमें सवाल में अक्सर दिया जाता है ना कि इतना ग्राम लेंगे तो बनाएगा कितना, तो वो अब यहाँ पर नहीं है। तो फिर आपको क्या करना है, बेसिस अज्यूम कर लेनी है। अब बेसिस किसको अज्यूम कर लेंगे, बायोमास को अज्यूम कर लेते हैं। कितना बायोमास बन रहा है, 0.59, क्या है हमारे पास, बायोमास ले लिया, ग्राम मोल। क्या लिखेंगे, ग्राम मोल में लीजिएगा, सही ना, क्योंकि ये जो हमारे पास कोफिशिएंट होता है वो ग्राम मोल में होता है। तो ये आ गया ग्राम, ग्राम मोल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि हमारे को ग्राम में मालूम करना है। केजी बोलता तो केजी मोल लेता, तो उसके हिसाब से ये हमारे पास कोफिशिएंट क्या बताते, मोल में होते, तो ये ग्राम मोल बायोमास। ये हमने अपनी बेसिस सिलेक्ट कर लिया, हमने अपनी मर्जी से मान लिया क्योंकि सवाल में कुछ गिवन नहीं था। तो हमने यहां से देख लिया कि अगर हम 1 ग्राम मोल, रीड कैसे करेंगे, अगर हम लोग 1 ग्राम मोल ग्लूकोज लेंगे तो याद रखिएगा हमारे पास 0.59 ग्राम मोल बायोमास बनेगा। तो यहां तक की बात क्लियर है। तो हम यहां सॉल्व करते हैं पहला पार्ट। पहले पार्ट में हम क्या करेंगे, हमारे को बताया जा रहा था कि कितना बायोमास बनेगा ग्राम में। हमें एक बात पता चली कि अगर हम लोग डायमेंशनल इक्वेशन बना लें, अगर हम लोग 1 ग्राम ग्लूकोज लेंगे, 1 ग्राम ग्लूकोज लेंगे, सॉरी गलती हो गई, क्या लेंगे, 1 ग्राम मोल ग्लूकोज लेंगे तो वो हमारे को कितना बायोमास देगा। तो यहां पर देखें, अगर हम लोग 1 ग्राम मोल ग्लूकोज लेंगे तो वो हमारे को 0.59 ग्राम मोल क्या देगा, बायोमास। क्या देगा, बायोमास। यहां से हमें बात किसने बताई, ये बात हमें बताई किसने, इक्वेशन ने बता दी। यहां तक की बात पे क्लियर हो गई। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर मैंने आपको हमेशा कहा, क्योंकि ये तो हमारे को ग्राम मोल में बता रहा है, हमें मोल में नहीं, हमें तो सिर्फ ग्राम में पता करना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, ग्राम मोल को काटना है तो नीचे क्या आएगा, ग्राम मोल। तो आपको बस ये बताना है कि 1 ग्राम मोल अगर हम लोग बायोमास लेते हैं, क्या लेते हैं, बायोमास, तो वो कितना ग्राम बायोमास होगा, ये तो मुझे भी नहीं पता, कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो कैलकुलेट करके मैं लिख दूंगा और उसके बाद फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा किसके अंदर, ग्राम के अंदर, और ये आपका सॉल्व हो गया। तो ये मैं लिख दूंगा, कैलकुलेट करना तो आपको भी आता होगा। कार्बन का 1 है, 12 हो जाएगा। उसके बाद हाइड्रोजन देख लीजिएगा, वो तो आप कर लेंगे, छोड़ दें,
बी पार्ट करता हूं। चले भाई, बी पार्ट में क्या बोला था कि अगर हम लोग 1 ग्राम मोल ग्लूकोज लेंगे, अगर हम लोग 1 ग्राम मोल ग्लूकोज लेंगे तो फिर हमारे को कितना ग्राम, अगर हम 1 ग्राम ग्लूकोज लेंगे तो वो हमें कितना ग्राम इथेनॉल बना के देगा। तो हमने जरा इक्वेशन को गौर किया और हमने इक्वेशन को देखा तो यहां लिखा हुआ है अगर हम लोग 1 ग्राम मोल ग्लूकोज लेंगे तो वो हमारे को 1.3 ग्राम मोल इथेनॉल देगा। तो यहां पर अगर हम लोग 1 ग्राम मोल ग्लूकोज लेंगे तो वो हमारे को 1.3 ग्राम मोल क्या देगा, इथेनॉल देगा। यहां तक की बात क्लियर है, यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब हमें तो ग्राम मोल इथेनॉल नहीं चाहिए, ग्राम चाहिए, सिर्फ ग्राम इथेनॉल। तो यहां पे हम ग्राम मोल इथेनॉल को काटने के लिए हम यहां लिखेंगे 1 ग्राम मोल इथेनॉल का, अगर हम लेते हैं 1 ग्राम मोल इथेनॉल अगर हम लेते हैं तो उसमें कितने ग्राम इथेनॉल होता है वो इसका मोलर मास होगा। तो वो मैं कैलकुलेट करके लिखूंगा तो आंसर आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहां पर असल एक और चीज मुझसे रह गई, मैं आपको बता दूं। यहां तक तो सही है, अब जरा चेक करें, ग्राम मोल बायोमास से ग्राम मोल बायोमास तो कट जाएगा, लेकिन उसने सवाल में क्या बोला था कि 1 ग्राम मोल, हमने उसने ग्राम मोल नहीं सवाल में देखे पर ग्राम ऑफ ग्लूकोज। तो यहां पर अगर आप देखें तो डिनोमिनेटर में तो ग्राम मोल ग्लूकोज लिखा हुआ है और यहां पर सिर्फ लिखा हुआ था ग्राम पर ग्राम। तो इसका मतलब हमें इस ग्राम मोल ग्लूकोज को भी ग्राम ग्लूकोज में कन्वर्ट करना होगा। इसी में भी सेम काम यही करना पड़ेगा, ग्राम मोल ग्लूकोज को ग्राम में कन्वर्ट करना होगा। तो अब अगर आप देखें, बहुत आसान सी बात है, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। अगर आपको ग्राम मोल ग्लूकोज काटना है तो ग्राम मोल ग्लूकोज को कहना पड़ेगा ऊपर। तो अगर हम लोग 1 ग्राम मोल ग्लूकोज लेते हैं तो उसका मोलर मास कितना होता है, अगर हम 1 ग्राम मोल ग्लूकोज लेंगे तो उसके अंदर 180 ग्राम ग्लूकोज होता है, 180 ग्राम ग्लूकोज होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से यहीं पे भी करेंगे, ग्राम मोल ग्लूकोज को काटना है तो ऊपर आएगा। तो अगर हम लोग 1 ग्राम मोल ग्लूकोज लेंगे तो उसके अंदर 180 ग्राम क्या होता है, ग्लूकोज होता है। और यहां जाके अब आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका फाइनल आंसर निकल के आएगा। तो मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। तो यहां पर मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया। अब आप लिखेंगे कैसे, बहुत आसान सी बात है। ग्राम, यहां देखें, ये ग्राम मोल बायोमास से ग्राम मोल बायोमास कैंसिल हो गया, ग्राम मोल ग्लूकोज से ग्राम मोल ग्लूकोज कैंसिल हो गया, तो सिर्फ बचा कौन, ग्राम बायोमास पर ग्राम ग्लूकोज। तो मैंने लिख दिया ग्राम बायोमास पर ग्राम ग्लूकोज। इसी तरीके से ग्राम इथेनॉल पर ग्राम ग्लूकोज। इसका मतलब क्या है, अगर हम लोग 1 ग्राम ग्लूकोज लेंगे तो वो हमारे को 0.332 ग्राम इथेनॉल बना के देगा, और अगर हम 1 ग्राम ग्लूकोज लेंगे तो वो हमारे को 0.0778 ग्राम बायोमास बनाकर देगा। और यहां जाके जो हमें रिक्वायर्ड चीज थी, जो हमें कैलकुलेट करना था, वो हमने कर लिया। और यहां जाके ये आसान सी एग्जांपल कंप्लीट होती है। आए जरा एक और आसान सी एग्जांपल नंबर 9.7 को भी करते हैं। सो यहां स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने एग्जांपल नंबर 9.7 आ चुकी है। बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। जो मैं आपसे पूछूं, आप मुझे अगर उसका जवाब दे देते हैं ना, तो फिर आपको ये एग्जांपल इतनी आसान लगेगी कि आप बता नहीं सकते। तो उससे पहले मैं आप लोगों से यही बात कहूंगा कि सिलेक्टिविटी का कॉन्सेप्ट मैं दे चुका हूं, उससे पहले वाले लेक्चर में। नहीं देखा है तो वो लाजमी देख लीजिएगा। चले आए जरा देखते हैं। उसमें लिखा हुआ है, देखिए बहुत बड़ी लंबी कहानी थी इसके अंदर, मैंने सिर्फ इतनी कहानी लिखी जो हमारे को जरूरत थी। आपको इस एग्जांपल नंबर 9.7 में ये इक्वेशन देखने को मिल जाएगी, सही है ना। तो ये मैंने उतार दी है। अब जरा सवाल पढ़ते हैं। लिखा हुआ, अगर आपने इफ यू कलेक्ट 3 ग्राम मोल H2 एंड 0.5 ग्राम मोल ऑफ CH2H4, तो व्हाट इज द सिलेक्टिविटी ऑफ कार्बन रिलेटिव टू C2H4। अब बताओ कार्बन की सिलेक्टिविटी रिलेटिव टू इथीन। ये हमारे पास क्या इथीन, ये हमें सिलेक्टिविटी निकालनी है। पहली बात, सिलेक्टिविटी का कॉन्सेप्ट कब आता है, जब आता है जब हमारे पास सेट ऑफ इक्वेशंस होती हैं। ये बात मैंने आपको बताई थी। अगर आप यहां देखें तो यहां हमारे पास 2 इक्वेशंस है, जिस वजह से यहां पर हमारे पास सिलेक्टिविटी का कॉन्सेप्ट आया। अब अगर आप देखें तो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट कार्बन था, लेकिन कार्बन के साथ साथ यहां पर हुआ क्या, एक और रिएक्शन होना शुरू हो गया जिसकी मदद से हमारे को इथीन भी मिलना शुरू हो गया।
तो जिस वजह से इथीन हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन बन रहा है, खुद ब खुद बन रहा है। तो जिस वजह से अब यहाँ पे हमें सिलेक्टिविटी का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ रहा है। अब हम देखना चाहते हैं कि कार्बन कितना बनेगा और इथीन कितना बनेगा, कार्बन के मुकाबले में इथीन कितना बनेगा देखना, बस ये सिलेक्टिविटी है। या अगर इतना इथीन बन रहा है तो उसके मुकाबले में कार्बन कितना बनेगा, यही सिलेक्टिविटी हम कॉन्सेप्ट से समझ के आ चुके हैं। अब सॉल्व कैसे करना है देखिए स्टूडेंट, उसने क्या बोला, सिलेक्टिविटी ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन ऊपर आएगा और नीचे कौन आएगा, इथीन, मतलब C2H4। अब आप कार्बन की अमाउंट ग्राम मोल में लिखना चाहते हैं, लिखे तो याद रखिएगा, अगर आप कार्बन की अमाउंट ग्राम मोल में लिख रहे हैं, यहां देखें आपको C2H4 की अमाउंट किसमें गिवन है, ग्राम मोल में। तो यहां पर आपको जब C2H4 की अमाउंट ग्राम मोल में गिवन है, तो आपको चाहिए कि ऊपर जो कार्बन है वो भी किसमें होना चाहिए, ग्राम मोल में होना चाहिए। अब मेरा आप लोगों से बेहतरीन सवाल है, क्या है, देखिए अगर हमारे पास, अगर उन्होंने दिया होता हमारे को कि कितना ग्राम मोल कार्बन बना है, तो हम डायरेक्ट क्या करते, कार्बन के अमाउंट को डिवाइड करवा देते इथीन के अमाउंट से और हमारे पास सिलेक्टिविटी निकल के आ जाती। लेकिन क्या इतना सिंपल है, नहीं। हमारे पास इथीन तो पता है कितना बना, लेकिन हमें यह नहीं पता कार्बन कितना बना। तो इसीलिए पहले हमें कार्बन को कैलकुलेट करना होगा, ग्राम मोल में कितना बना था। उसके लिए उन्होंने हमें क्या दिया, उसके लिए उन्होंने हमें बताया कि जब रिएक्शन हो गया उस वक्त हमारे पास हमने कितना H2 कलेक्ट किया, 3 ग्राम मोल। याद रखिएगा ये 3 ग्राम मोल हमने कलेक्ट तो किया। अब याद रखिएगा रिएक्शन ए से भी H2 बन रहा है, रिएक्शन बी से भी H2 बन रहा है। इसका मतलब ये जो 3 ग्राम मोल मिला है, अब हमें नहीं पता ये कौन से रिएक्शन से, ए से मिला है मतलब दोनों से ही मिला होगा, मिलकर दोनों से मिलकर हमें 3 ग्राम मिला, मतलब टोटल हमारे को 3 ग्राम मोल मिला है। सही है। और इथीन का तो बता ही दिया। सर हम कैसे कैलकुलेट करें कार्बन, तो यहां देखें, अगर आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर हमें यह पता चल जाए कि ए वाले रिएक्शन से कितना H2 बना होगा, ए वाले रिएक्शन से कितना H2 बना होगा, तो हम H2 के हिसाब से स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन करेंगे और कार्बन की अमाउंट को कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन हमारे पास इन्होंने सवाल में ये थोड़ी कहा हुआ है कि रिएक्शन ए से इतना बना है, नहीं, उसने तो टोटल दिया हुआ है, मतलब उन दोनों का अगर ए से इतना बना था, बी से इतना बना था, टोटल हमें दिया हुआ इतना बना है। तो इसका मतलब पहले तो हमारे को ये निकालना होगा कि ए वाले रिएक्शन से कितना H2 बना। उसके लिए हमारे को खुद सोचें, टोटल 3 ग्राम मोल है, और अगर हमें पता 3 ग्राम मोल बना, तो अगर हम ये चेक कर लें कि रिएक्शन बी से कितना H2 बना, रिएक्शन बी से कितना H2 बना होगा, तो इस टोटल में से इसको माइनस कर देंगे, तो बाकी जो बना होगा वो रिएक्शन ए से होगा। सिंपल सी बात है ये तो भाई देखिए, हम लोग पहले ये चेक करते हैं कि रिएक्शन बी से कितना H2 बना। तो हम यहां देखते हैं, फॉर द अमाउंट ऑफ H2 बाय रिएक्शन बी, तो रिएक्शन बी से कितना हमारे को H2 मिलता है, आइए जरा चेक करते हैं। अब आप बोलेंगे सर यहां से अगर हम देखें तो हमारे पास एथेन के बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन, कोई मसले वाली बात नहीं है। क्या हमारे पास इसके बारे में पता है कुछ, हाँ ना, सवाल ने उसने बताया हमारे को इथीन कितना मिला था, उसने कहा इथीन हमें मिला था 0.5 ग्राम मोल। जरा चेक करें, अगर हम लोग, जरा चेक करिएगा, अगर हमारे पास 0.5 ग्राम मोल इथीन बना था, कितना बना था, 0.5 ग्राम मोल इथीन, तो आइए जरा चेक करते हैं। तो अब देखें मोल में ना, अब जरा इक्वेशन को देखें, इक्वेशन क्या कह रही है, अगर आप लोग इक्वेशन को देखें, ये तो वो अमाउंट थी जो हमें सवाल में गिवन थी, 0.5 ग्राम मोल C2H4। अब इक्वेशन क्या कह रही है, मोल में जब आ जाए तो इक्वेशन देखा करें। इक्वेशन कह रही है अगर आप लोग 1 ग्राम मोल C2H4 लेंगे तो वो रिएक्ट करेगा 1 ग्राम मोल H2 के साथ। तो बस यहां लिख दें, क्या लिखेंगे, ग्राम मोल C2H4 को काटना है तो ग्राम मोल C2H4 नीचे आएगा। तो इक्वेशन कह रही थी अगर आप लोग 1 ग्राम मोल C2H4 का लेंगे तो वो आपको 1 ग्राम मोल
H2 बनाकर दे देगा। और आपको ग्राम मोल में रखना, ग्राम में नहीं करिएगा। तो यहां से इसकी अमाउंट निकल के आ गई, कितनी निकल के आ गई, 0.5 ही निकल के आ गए। तो हमारे पास H2 कितना बनेगा, H2 बना 0.5 ग्राम मोल H2 बनेगा हमारे पास। क्यों? क्योंकि ग्राम मोल C2H4 से ग्राम मोल C2H4 कैंसिल हो गया, तो हमारा बच गया ग्राम मोल H2। इसका मतलब रिएक्शन बी से हमारे पास H2 कितना बना, 0.5 ग्राम मोल। अब हम क्या चेक करेंगे, अब हम चेक करेंगे स्टूडेंट्स कि रिएक्शन ए से कितना H2 बना। तो जरा चेक करते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। फॉर द अमाउंट ऑफ H2 बाय रिएक्शन ए, फॉर द अमाउंट ऑफ H2 बाय रिएक्शन ए। तो आइए जरा चेक करते हैं कि रिएक्शन ए से हमारे पास कितना H2 बनेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, टोटल कितना बना था? टोटल बना था 3। टोटल हमारे पास बना कितना, टोटल बना था 3 ग्राम मोल H2। टोटल था 3 ग्राम मोल H2 बना था। लेकिन हम चेक कर रहे हैं कि रिएक्शन ए से कितना बना। तो मैंने बोला हमें तो ये तो पता है ना रिएक्शन बी से कितना बना, रिएक्शन बी से बना 0.5। तो अगर मैं इस टोटल में से 0.5 निकाल दूं जो रिएक्शन बी से H2 बना था, तो बाकी जो H2 होगा वो ए से बना होगा। मैंने बोला ये तो बहुत आसान सी बात थी। तो यहां पर माइनस करवा देंगे किसको, 0.5 ग्राम मोल H2 को। तो हमें पता चल जाएगा कि ए वाले रिएक्शन से कितना H2 बना। तो 3 माइनस 0.5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.5 ग्राम मोल H2। इसका मतलब ये हुआ रिएक्शन ए से हमारे पास H2 कितना बनेगा, H2 बनेगा 2.5 ग्राम मोल। क्लियर? जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर हमें यह पता चल जाए कि रिएक्शन ए से H2 कितना बना था, तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि कार्बन कितना बना होगा। तो यहां पर हम यहां पर काम किसके लिए करेंगे, फॉर द अमाउंट ऑफ कार्बन, फॉर अमाउंट ऑफ कार्बन के लिए काम करेंगे। तो यहां पर देखें तो पहले हम लिखेंगे ग्राम, क्योंकि हमारे को ये पता है कि 2.5 ग्राम मोल H2 हमारे पास है। अब जरा आए जरा इक्वेशन को देखते हैं। किसको देखेंगे आप, इक्वेशन को। अब जरा चेक करें इक्वेशन, मतलब ए को देखेंगे। अब इक्वेशन ए क्या कह रही है, वो तो कह रही है कि अगर आप लोग सुनिएगा, इसकी बात बहुत प्यारी बात करता है ये कह रहा है, देखिए पहली बात, ग्राम मोल H2 को काटना है तो ग्राम मोल H2 नीचे आएगा। सर चेक करिएगा, ये कह रहा है अगर आप लोग 3 ग्राम मोल H2 लेंगे तो वो आपको 2 ग्राम मोल कार्बन बनाकर देगा। कह रहा है ना यही बात, तो बस लिख दें, यहां पर लिख देंगे हम 3 ग्राम मोल अगर हम लोग H2 लेंगे, 3 ग्राम मोल अगर हम लोग H2 लेंगे तो वो हमारे को 2 ग्राम मोल कार्बन बनाकर देगा, 2 ग्राम मोल कार्बन बनाकर दे देगा। बस अगर आप देखें ग्राम मोल H2 से ग्राम मोल H2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ग्राम मोल कार्बन आ जाएगा, कार्बन की अमाउंट मिल जाएगी और जिंदगी हमारी खुशहाल हो जाएगी। तो जरा इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहां पर 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2 ये हो जाएगा 5 और 5 डिवाइडेड बाय 3, तो लगभग आपके पास आंसर आएगा 1.67। अब मुझे कंफर्म नहीं पता, लगभग इतना ही आएगा और यूनिट क्या आएगा, ग्राम मोल कार्बन। इतना कार्बन बनेगा। जब हमें कार्बन की अमाउंट मिल जाएगी, जैसा कि मैंने आपको बताया था मिल जाएगी, तो जब कार्बन की अमाउंट हमें मिल गई तो अब हम यहाँ किसको कैलकुलेट करेंगे, सिलेक्टिविटी। द सिलेक्टिविटी इज तो अब हम यहां करेंगे द सिलेक्टिविटी इज। तो यहां पर सिलेक्टिविटी के लिए कार्बन किसकी, कार्बन रिलेटेड टू C2H4, तो कार्बन की अमाउंट कहां आएगी, ऊपर आएगी और यहां पे लिखेंगे क्या, ग्राम मोल कार्बन। क्या लिखेंगे, ग्राम मोल कार्बन डिवाइडेड बाय C2H4 की अमाउंट नीचे आएगी 0.5 ग्राम मोल C2H4। इन दोनों को डिवाइड करवा देंगे तो हमारे पास सिलेक्टिविटी निकल के आ जाएगी। क्लियर है? तो मैं इसको जरा डिवाइड करता हूं। तो यहां पर मैंने लिख दिया, आंसर क्या निकल गया, 3.33। अब देखें जरा, ऊपर क्या था, ग्राम मोल कार्बन, तो ये आ गया ग्राम मोल कार्बन, नीचे क्या था, ग्राम मोल C2H4, ग्राम मोल C2H4 आ गया। अब ये कहना क्या चाह रहा है, ये बता क्या रहा है, ये बता रहा है कि अगर आपको रिएक्शन के बाद
1 ग्राम सपोज कर रहे हैं 1 ग्राम इथीन मिलेगा तो उसी के साथ साथ आपको 3.33 ग्राम मोल कार्बन मिलेगा। अगर रिएक्शन में 1 ग्राम इथीन बनेगा तो उसके मुकाबले में हमारे पास कार्बन 3.3 ग्राम मोल बनेगा और ये हमें सिलेक्टिविटी ने बता दिया। ये हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट तो कार्बन था, लेकिन इसके साथ साथ ये इथीन भी बनना शुरू हो गया। तो आई होप कि ये जो एग्जांपल थी बहुत आसान थी और जो मैंने डायमेंशनल इक्वेशन का इस्तेमाल किया इसी तरीके से काम किया करें, कभी भी इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगी। सो आज की ये वीडियो मैं एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।